नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कोडरमा घाटी में ट्रक गैस टैंकर में टक्कर, एक की मौत। टक्कर के बाद खाई में गिरा ट्रक, टैंकर चालक घायल। 2 दिन में तीसरी दुर्घटना। कोडरमा थाना क्षेत्र के रांची पटना NH 20 पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। कोडरमा घाटी में जमसौती नाला के पास लोहे की सीट से लदा ट्रक गैस टैंकर से टकराकर खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक मालिक के साले कुंदन यादव की मौके पर मौत हो गई है, जबकि गैस टैंकर का चालक प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल चालक को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बोकारो से पटना जा रहा ट्रक जैसे ही घाटी के तीखे मोड़ पर पहुंचा, सामने से आ रहे गैस टैंकर को देख चालक उमेश यादव संतुलन खो बैठा। ट्रक पहले टैंकर से टकराया और फिर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय चालक और खलासी ट्रक में कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन कुंदन यादव ट्रक के कैबिन में ही फंस गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक से शव को बाहर निकाला। ट्रेन सफर में ज्यादा सामान पर अब 6 गुना जुर्माना। जनरल में 35 और AC में 70 किलो लिमिट। बैग कार्टून के साइज पर भी चार्ज लगेगा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने लगेज के वजन के साथ उसके साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है लेकिन बड़े साइज और ज्यादा जगह घेरने वाला है तो टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी। अगर आपने लगेज की प्री बुकिंग नहीं कराई तो तय शुल्क से 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी देना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर वजन करने वाली मशीन लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंडला स्टेशन पर लागू किया गया है। रेलवे धीरे धीरे इसे पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। भोपाल रेल मंडल के सीनियर DCM सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं, इससे साथ यात्रा कर रहे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। IAS विनय चौबे को मिली बेल। ACB ने 90 दिनों के बाद भी नहीं किया था चार्जशीट दायर। झारखंड शराब घोटाला मामले में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे को कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। ACB कोर्ट ने BNSS की धारा 187 के तहत विनय चौबे को जमानत दे दी है। कोर्ट ने विनय चौबे को इस शर्त पर जमानत दी है कि बेल पर रहने के दौरान उन्हें राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देनी होगी। साथ ही वे ट्रायल के दौरान अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते हैं। ACB कोर्ट ने उन पर 25-25 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके भरने की भी शर्त रखी है। जानकारी के लिए बता दें कि विनय चौबे को गिरफ्तार करने के लिए 92 दिनों बाद भी ACB ने आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की है और यही कारण है कि कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि ACB ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इन आरोपों के बाद उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया गया। झारखंड में 24 अगस्त तक होती रहेगी बारिश। अगले 3 दिन मौसम में कोई बदलाव नहीं। आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा को लेकर अलर्ट। झारखंड में 24 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि आगामी 3 दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 19 अगस्त से 22 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। वहीं 20 अगस्त को दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। 21 और 22 अगस्त को उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पिछले 24 घंटों में गढ़वा में सर्वाधिक 35.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि चाईबासा में न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। गढ़वा में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश से नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ सकता है। यह किसानों के लिए फसल की सिंचाई में लाभकारी साबित होगी, लेकिन वज्रपात और तेज हवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने और पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। जियो ने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा प्लान बंद किया। 249 में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, अब 299 रुपये से रिचार्ज करना होगा। रिलायंस जियो ने अपने सबसे सस्ते 1 GB डेली डेटा वाले प्रीपेड प्लान्स को बंद कर दिया है। इन प्लान्स की कीमत 209 और 249 थी। एक में 22 दिन और दूसरे में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलते थे। अब 28 दिन की वैलिडिटी के साथ डेली डेटा वाला प्लान 299 से शुरू होता है। इसमें 1.5 GB डेली डेटा मिलता है। जियो से पहले एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सस्ते प्लान्स को बंद कर चुके हैं। ये दोनों कंपनियां पहले से ही 28 दिन के लिए 299 चार्ज करती हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो ने यह कदम अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए उठाया है। ARPU वह औसत राशि है जो एक यूजर टेलीकॉम कंपनी को देता है। जियो इसे बढ़ाकर फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करना चाहता है। अभी जियो का ARPU 209 है। 249 और 209 रुपए के प्लान के हटने के बाद जियो के पास अब 1 GB डेली डेटा वाला कोई भी प्रीपेड प्लान उपलब्ध नहीं है। नेमरा गांव पहुंची शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन, गांव वाले से मिलकर जाने हालचाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव नेमरा में किया गया। श्रद्धांजलि भोज में करीब 2 लाख लोग शामिल हुए। अब उनकी बहू और भाजपा नेता सीता सोरेन मंगलवार को अपने ससुर के पैतृक गांव नेमरा पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल संतोष गंगवार और योग गुरु बाबा रामदेव शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए उनके पैतृक गांव रामगढ़ पहुंचे थे। देश भर से गणमान्य व्यक्ति, सांसद, विधायक और कई अन्य नेता राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर नेमरा में आयोजित संस्कार भोज में शामिल होने पहुंचे थे। रांची के लापुंग में बकरी चरा रही नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के सुकुरहुटू जंगल में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। दोनों बच्चियां 9वीं कक्षा की छात्रा हैं। लापुंग थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने इस मामले में गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के दुनबा गांव निवासी अयान अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 17 अगस्त की है। बच्चियां अलग अलग गांव की थीं और जंगल के किनारे बकरी चरा रही थीं। तभी अयान अंसारी और एक नाबालिग पल्सर बाइक से वहां पहुंचे और उन्हें डराकर जंगल में ले गए, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया। बच्चियों के शोर मचाने पर आरोपी अपनी बाइक छोड़कर भाग गए। JSSC PGT भर्ती में बड़ा फैसला, 69 अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द, 13 का परिणाम लंबित। JSSC ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर PGT परीक्षा 2023 से जुड़े उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने इतिहास और संस्कृत विषयों के कुल 69 अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द कर दी है। यह निर्णय सोमवार को जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए सामने आया। आयोग ने बताया कि उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होने के पीछे न्यूनतम अर्हता पूरी न कर पाना, आवश्यक दस्तावेज जमा न करना और अन्य तकनीकी खामियां प्रमुख कारण रही हैं। आयोग के अनुसार जिन कारणों से दावेदारी रद्द की गई उनमें शैक्षणिक अनुभव का प्रमाण पत्र न देना, ड्यूल डिग्री की समस्या, न्यूनतम योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र की कमी, EWS प्रमाण पत्र का अभाव और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थिति शामिल है। हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक था, जिसे 5 उम्मीदवारों ने प्रस्तुत नहीं किया। वहीं 3 अभ्यर्थियों की ड्यूल डिग्री UGC के नियम लागू होने से पहले की थी, जिस कारण उनकी उम्मीदवारी खत्म कर दी गई। इतिहास और संस्कृत विषय के 44 उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक उम्मीदवार ने आय प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, जिसके कारण उसकी दावेदारी रद्द कर दी गई। झारखंड के 444 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, रांची में 19 घाटों का टेंडर होगा जारी। झारखंड के सभी जिलों में 444 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसके लिए सभी जिलों को मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट भेज दिया है। निर्देश दिया गया कि इसके आधार पर जिलों में ई-ऑक्शन की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। रांची जिले में भी तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ कुल 19 घाटों का टेंडर किया जाना है। जिला प्रशासन ने सितंबर के पहले सप्ताह तक टेंडर निकालने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि बालू घाटों का संचालन अधिकार 15 अगस्त तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के पास था। इसके बाद निगम का कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया और अब इस सभी घाटों का स्वामित्व खान एवं भूतत्व विभाग के पास आ चुका है। मॉडल टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार बोली लगाने वालों को रिजर्व प्राइस के अनुरूप प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। उदाहरण के तौर पर 70 लाख रुपए तक के घाटों के लिए 600 रुपये फीस, 70 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के घाटों के लिए 3,600 रुपये और 3 करोड़ रुपए से ऊपर के घाटों के लिए 6,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस ऑनलाइन देनी होगी। बोली में भाग लेने के लिए न्यूनतम दर का 10% राशि EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ही घाट की बंदोबस्ती दी जाएगी। यदि कोई सफल बोलीदाता घाट संचालन से इनकार करता है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। रामगढ़ में PSME कंपनी पर अपराधियों की फायरिंग, स्कूटी से आए 2 बदमाशों ने मेन गेट पर चलाई गोली, राहुल दुबे गैंग का पर्चा छोड़कर फरार। रामगढ़ के सयालडी स्थित PSME कंपनी में बीती रात अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की है। जानकारी के अनुसार 2 अपराधी ब्लैक स्कूटी पर सवार होकर कंपनी के मेन गेट पर फायरिंग कर दी। गोली गेट से टकराई जिससे उसमें छेद हो गया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग के बाद अपराधी मौके पर राहुल दुबे गैंग के नाम से
रंगदारी और धमकी भरा पर्चा छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद अपराधी सयाल की ओर भाग निकले। पुलिस का मानना है कि यह पूरी वारदात कंपनी से रंगदारी वसूलने और डर फैलाने की मंशा से की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच टीम में एएसपी गौरव गोस्वामी, इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह, थाना प्रभारी निर्भय गुप्ता और शिवलाल गुप्ता शामिल थे। पुलिस ने कंपनी इंचार्ज कुंदन और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की तथा पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई है। मौके से मिले धमकी भरे पर्चे को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में विस्थापितों ने रोका कोयला परिवहन। सीसीएल में एनआईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप। पेटी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने का विरोध। रामगढ़ के सयाल डीआरए माइनिंग कंपनी में सौदा बस्ती के विस्थापित ग्रामीणों ने कोयला परिवहन कार्य रोक दिया है। विस्थापितों का आरोप है कि कंपनी एनआईटी नियमों का पालन नहीं कर रही है। सयाल परियोजना पदाधिकारी और बरका सयाल एरिया सिक्योरिटी इंचार्ज एनके सिंह ने ग्रामीणों से वार्ता का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अडिग रहे। विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे नीतीश कुमार और सुखदेव प्रसाद ने बताया कि वे सभी यहाँ के रैयत विस्थापित हैं। उनकी जमीन पर सीसीएल की अंडरटेकिंग एजेंसी आरए माइनिंग कंपनी कोयला खनन कर रही है। नियम के अनुसार कंपनी को खुद परिवहन का काम करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने यह काम पेटी ट्रांसपोर्टर को दे दिया है। यह एनआईटी एचपीसी नियम का उल्लंघन है। ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से पेटी कॉन्ट्रैक्टर को परिवहन का काम दिया गया। इससे स्थानीय वाहन चालक बेरोजगार हो रहे हैं। वे पलायन करने को मजबूर हैं। पिछले 2 साल से सीसीएल प्रबंधन आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। विरोध प्रदर्शन में अखिलेश प्रसाद, पिंकू कुमार और मिथुन कुमार समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। शराब घोटाले में एसीबी ने जानबूझकर 90 दिनों के अंदर नहीं की चार्जशीट। बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव के खिलाफ एसीबी ने जानबूझकर 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की है, जिससे उनकी जमानत का रास्ता आसान हो गया। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने अपने ही पूर्व सचिव की गिरफ्तारी का षड्यंत्र इसलिए रचा था ताकि ईडी की जांच प्रभावित हो सके और सबूतों को मिटाया जा सके। उन्होंने ईडी से आग्रह किया कि जनता के हजारों करोड़ की लूट में शामिल इन भ्रष्टाचारियों पर कठोर और विधिसम्मत कार्रवाई करे। मंत्रालय में कामकाज फिर से होगा तेज। रांची लौटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड में मंत्रालय का कामकाज अब रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे परिवार के साथ रांची लौट आए हैं और आज से मंत्रालय में बैठकर काम संभालेंगे। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन दिशोम गुरु के निधन के बाद वे 5 अगस्त से 18 अगस्त तक नेमरा गांव में प्रवास पर थे, जहां उन्होंने श्राद्ध कर्म और अस्थि विसर्जन जैसे सभी पारिवारिक क्रियाकर्म पूरा किए। इस अवधि में उन्होंने अस्थायी कार्यालय से कुछ जरूरी काम निपटाए हैं, लेकिन मंत्रालय की गतिविधियां ठप सी पड़ी थी। इस महीने अब एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हो पाई है। वहीं 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री की वापसी को लेकर प्रशासनिक हलकों में उम्मीद जताई जा रही है कि अब रुके हुए फैसलों और योजनाओं को गति मिलेगी। खासकर शिक्षा विभाग, जिसका जिम्मा हाल ही में मुख्यमंत्री ने खुद संभाला है, उसमें तेजी से काम होने की संभावना है। शिक्षक नियुक्ति से जुड़े लंबित मामले और विभागीय योजनाओं को अब प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में 3 साल तक अब नहीं खुलेंगे नए लॉ कॉलेज। वजह भी जान लीजिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगले 3 साल तक देश में नए लॉ कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी है। इस रोक के बाद झारखंड में 5 नए लॉ कॉलेज खोलने की कवायद रुक जाएगी। झारखंड सरकार ने इस बार के बजट में राज्य में 5 लॉ कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। ये कॉलेज रांची, हजारीबाग, पलामू, धनबाद और दुमका में खोलने की घोषणा की गई थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को एक आदेश जारी कर कहा है कि अगले 3 साल तक देश में कोई भी नया लॉ कॉलेज स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही किसी कॉलेज को मंजूरी दी जाएगी। कोई और मौजूदा लॉ कॉलेज बीसीआई की पूर्व लिखित और स्पष्ट स्वीकृति के बिना कोई नया सेक्शन, कोर्स या बैच शुरू नहीं करेंगे। 3 साल की रोक की अवधि में बार काउंसिल ऑफ मौजूदा लॉ कॉलेज को और केंद्रों की गहन जांच और ऑडिट करेगी। निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल कॉलेज और संस्थानों को बंद करने या उनकी मान्यता रद्द करने का आदेश भी बार काउंसिल दे सकती है। हजारीबाग सीमा पर रॉक माइंस में लगा सरना झंडा हटा। 9 दिन बाद सरना समाज के लोगों ने खुद हटाया। हजारीबाग सीमा पर स्थित पत्थर माइंस में सरना झंडा लगाने के ठीक 9 दिन बाद सरना समाज के लोगों ने उसे हटा लिया है। दरअसल हजारीबाग सीमा पर स्थित गिरिडीह जिले के कारी चट्टान में एक धार्मिक झंडे को लेकर 9 दिनों तक तनाव की स्थिति बनी रही। इस दौरान उसी समाज के लोगों के साथ साथ प्रशासन डटा रहा, लेकिन सोमवार देर रात झंडा को हटा लिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि झंडा हटाने का काम भी उसी समाज के लोगों ने किया है। दरअसल
काली चट्टान में पत्थर के एक माइंस का संचालन शुरू हुआ था। इस माइंस का विरोध इसी काली चट्टान के कुछ लोगों ने शुरू किया। कुछ लोगों इसे अपनी जमीन बता रहे थे, जबकि माइंस के समर्थन में भी कई लोग उतर आए। इस बीच विश्व आदिवासी दिवस के दिन विरोध कर रहे लोगों ने माइंस के चारों तरफ सरना झंडा गाड़ दिया था। झंडा लगाने के बाद यहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सरना समाज के ही कई लोग झंडा लगाने का विरोध करने लगे थे। गांव में एक समाज के लोगों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया। वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार गांव आते रहे तो पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। मामला धार्मिक झंडे से जुड़ा था, ऐसे में प्रशासन धैर्य के साथ डटा रहा। सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक तरफ 5 टोले के लोग जुटे तो वहीं दूसरी तरफ झंडा लगाने वाले भी डटे रहे। सरना समाज के लोगों ने कहा कि धार्मिक झंडे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि माइंस को लेकर आपत्ति है तो लोग अधिकारी के पास जाएं, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करें। कई घंटे तक पंचायत चलने के बाद आखिरकार सोमवार देर रात सरना समाज के लोगों ने ही झंडा हटा दिया। आईपीएस कुलदीप द्विवेदी बने सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर। झारखंड में खौफ खाते थे अपराधी। झारखंड कैडर के आईपीएस कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। कुलदीप द्विवेदी झारखंड के कई जिलों सहित एसएसपी रांची के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। झारखंड कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निर्देशक नियुक्त किया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सीबीआई के डीआईजी के रूप में कार्यरत कुलदीप द्विवेदी को सीबीआई का संयुक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। कुलदीप द्विवेदी झारखंड कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 17 जनवरी 2026 तक रहेगा, जब तक वे 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं कर लेते या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। बता दें कि फिलहाल आईपीएस कुलदीप द्विवेदी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। कुलदीप द्विवेदी राजधानी रांची के एसएसपी के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं। झारखंड में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई दुर्दांत नक्सलियों और अपराधियों को गिरफ्तार किया था और कईयों का एनकाउंटर भी किया है। सोते सोते जमींदोज हुआ पूरा परिवार। धरती ने निगल लिया एक घर, बाल बाल बचे लोग। धनबाद के जोकात थाना क्षेत्र के हटिया के पास 7 नंबर में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तड़के करीब 3 बजे अचानक धरती फटी और तेज धमाके के साथ एक पूरा घर जमीन में समा गया। घर के अंदर बच्चे और परिवार के सदस्य सो रहे थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और तेज आवाज से भी जाग गए। जान बचाने के लिए लोग आधी रात को छप्पर तोड़कर बाहर भागे। भूधसान की भयावता इतनी अधिक थी कि आसपास की जमीन भी दरक गई और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। कई अन्य घरों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे लोग अपने ही घरों में रहने से डर रहे हैं। पीड़िता कल्याणी देवी ने बताया कि 3 बजे के करीब जोरदार आवाज हुई, लगा भूकंप आ गया हो, लेकिन देखते ही देखते घर जमीन में समा गया। हमने किसी तरह बच्चों को लेकर भागकर जान बचाई है। घर का सारा सामान, चावल दाल कपड़े सब कुछ जमीन के नीचे चला गया। अब हमारे पास खाने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। स्थानीय राजू देवी ने बताया कि पीड़ित परिवार ने ब्याज पर पैसे लेकर ये घर बनाया था। अब जब घर ही नहीं बचा तो सरकार और बीसीसीएल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुआवजा सिर्फ घर का नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा का भी मिलना चाहिए। स्थानीय निवासी इंद्रदेव भूया ने प्रशासन और बीसीसीएल पर सीधा आरोप लगाया। लोग बार बार शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जब हादसा हो जाता है तब भी अधिकारी चुप रहते हैं। अगर पहले कदम उठाए गए होते तो यह हादसा टाला जा सकता था। झारखंड कांग्रेस के नेता बिहार रवाना। मंत्री दीपिका और इरफान अंसारी भी होंगे शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड कांग्रेस के सदस्य भी आज मंगलवार की सुबह बिहार के लिए रवाना हुए। झारखंड इकाई के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बिहार रवाना हुए हैं। सभी कार्यकर्ता बिहार के नवादा में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे, जिसकी सीमा झारखंड से सटी है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने से पूर्व कमलेश ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को अपना समर्थन देने के उद्देश्य से हम वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार जा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सतीश पॉल मुंजिनी ने कहा कि झारखंड से लगभग 500 पार्टी कार्यकर्ता बिहार में इस यात्रा में शामिल होंगे। मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी तथा कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। मालूम हो राहुल गांधी ने रविवार को बिहार के सासाराम से 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। उनके साथ तेजस्वी यादव व महागठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। सरायढेला में अतिक्रमण पर कार्रवाई। धनबाद नगर निगम ने सड़क किनारे की दुकानों का अवैध निर्माण हटाया, लोगों को मिली राहत। धनबाद नगर निगम ने मंगलवार को सरायढेला में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने मुख्य सड़क के दोनों किनारों से दुकानदारों के अवैध निर्माण हटाए। इनमें शेड, चूल्हे और पक्के ढांचे शामिल थे। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार खुद ही अपना सामान हटाते दिखे। सड़क से अतिक्रमण हटने से आम लोगों को आवाजाही में राहत मिली है। नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि निगम समय समय पर ऐसे अभियान चलाता है।
अनिल कुमार ने दुकानदारों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई होगी। यह अभियान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए चलाया गया है। कैंसर पीड़ित 8 वर्षीय बेटे की करवाता रहा झाड़ फूंक, ईसाई मिशनरियों पर भरोसा। बच्चे की मौत के बाद दंपति ने अपनाया हिंदू धर्म। झारखंड के हजारीबाग में धर्मांतरण को लेकर ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का दुखद और घिनौना चेहरा सामने आया। चमत्कार से दर्द ठीक करने की बात कहने वाले मिशनरी एजेंटों की बातों पर विश्वास करने की कीमत एक दंपति को अपने 8 साल के बेटे की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। मामला हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के आरा भूसी पंचायत अंतर्गत ढुड़वा गांव का है। यहाँ के राजू यादव और उनकी पत्नी ने कुछ साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। उनके 8 साल के बेटे को कैंसर था। मुंबई में डॉक्टरों ने सर्जरी कराने की सलाह दी थी, लेकिन दंपत्ति ने डॉक्टरों की सलाह मानने के बजाय चंगाई स्वभाव का सहारा लिया। चर्च के लोगों की सलाह पर वे बच्चे को लेकर पंजाब चले गए। वहां 2 महीने तक विभिन्न जिलों में आयोजित चर्च की प्रार्थना सभाओं में शामिल हुए। इसके बाद हजारीबाग लौटने के बाद भी वे चंगाई सभा में पद्मा आदर के शिव कुमार यादव और झोंझी गांव के भुवनेश्वर राणा से झाड़ फूंक कराते रहे। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का श्राद्ध कर्म 28 अगस्त को झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का श्राद्ध कर्म 28 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसमें पूर्व 26 अगस्त को रामगढ़ स्थित रजरप्पा के दामोदर नदी में उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। अस्थि विसर्जन के लिए उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जाएंगे। सोमवार को घोड़ाबांधा स्थित आवास पर माझी बाबा और परिजनों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। रामदास सोरेन के भतीजे विक्टर सोरेन ने जानकारी दी कि 29 अगस्त को श्राद्ध भोज रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री इरफान अंसारी, दीपक बिरुआ, सांसद जोभा मांझी समेत कई विधायक शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा के भी उपस्थित रहने की संभावना है। दिवंगत शिक्षा मंत्री के घोड़ाबांधा आवास पर सोमवार को कई विधायक और पूर्व मंत्री पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनमें विधायक डॉक्टर लोइस मरांडी, नीरल पुर्ती, दशरथ गागराई, पूर्व मंत्री बादल पत्रले, कुणाल सारंगी, लक्ष्मण टूडू समेत कई झामुमो नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। सभी ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। चतरा में अमन साहू गिरोह के राहुल सिंह ने लिया राजधर साइडिंग में गोलीबारी का जिम्मा। जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित राजधर रेलवे साइडिंग के पास एक हाईवा ट्रक पर गोलीबारी की घटना हुई। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी अमन साहू गैंग के राहुल सिंह ने ली है। गैंग के सदस्य आजाद सरकार उर्फ कमांडर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। इस वायरल पोस्ट में विपिन मिश्रा, अब्दुल्ला और मुन्ना जैसे ठेकेदारों सहित कई कंपनियों को सीधे तौर पर धमकी दी गई है। गैंग ने खलारी सीमेंट साइडिंग, रुंगटा कंपनी और पिपरवार खलारी क्षेत्र में काम करने वाले सभी ट्रांसपोर्टरों को भी आखिरी चेतावनी दी है। पोस्ट में कहा गया कि यह गोलीबारी सिर्फ कान खोलने के लिए की गई थी, ताकि सभी को यह पता चल जाए कि गैंग अब भी सक्रिय है। गैंग ने यह भी धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो अगली बार सिर्फ वाहनों पर ही नहीं बल्कि कर्मचारियों, ट्रक ड्राइवरों और मुंशी सहित उनके परिवार वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। WHO ने झारखंड के टीबी मॉडल को सराहा, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बताया आदर्श। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झारखंड में टीबी मरीजों को राशन उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की है और इसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए एक आदर्श उदाहरण बताया है। संगठन का कहना है कि इस तरह की रणनीतियां वैश्विक स्तर पर टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक साबित हो सकती हैं। यह सराहना भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अध्ययन पर आधारित है, जिसकी रिपोर्ट 2023 में द लैसेंट ग्लोबल हेल्थ पत्रिका में राशन शीर्षक से प्रकाशित हो गई थी। अध्ययन में पाया गया था कि जिन रोगियों को भोजन और पोषण संबंधित सहयोग दिया गया है उनमें इलाज का असर बेहतर रहा और मौत के मामलों में कमी आई है। राशन प्राप्त करने वाले मरीजों की रिकवरी और जीवन दर भी अधिक दर्ज की गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने WHO की इस टिप्पणी को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्यव्यापी मुहिम चलाकर दवाइयों के साथ पोषण और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्र सरकार ने भी झारखंड की इस कोशिश को सराहा है और लगातार सहयोग देने की बात कही है। गिरिडीह में नहीं रुक रहा खनन माफियाओं का काला कारोबार, अवैध खदान ने ली मजदूर की जान। झारखंड में अवैध खनन का काला खेल लगातार मजदूरों की जान ले रहा है। कोयला हो या पत्थर खनन, माफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से यह धंधा बेरोक टोक चल रहा। ताजा मामला गिरिडीह के परसन थाना क्षेत्र के पंदना टांड का है, जहां सोमवार को अवैध पत्थर खदान में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोडरमा डोमचांच के बिराडीह का निवासी 50 वर्षीय बाल किशुन
मेहता के रूप में की गई है। बाल किशुन की मौत खदान में ड्रिलिंग मशीन से गिरने के बाद मौके पर हो गई थी। बताया गया कि जिस खदान में यह हादसा हुआ उसकी लीज 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद खनन माफिया महेंद्र मोदी खुलेआम पत्थर का उत्खनन कर रहा था। हादसे के बाद खदान संचालक महेंद्र मोदी और उसके गुर्गों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन घटना की सूचना किसी मजदूर ने मृतक के परिजनों को दे दी। परिजन व गांव के लोग जब खदान पर पहुंचे तब जाकर मामला बाहर आया। मामले की जानकारी परसन थाना पुलिस को भी दी गई, लेकिन पुलिस कई घंटों तक खामोश तमाशबीन बनी रही। जब ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ा तब पुलिस ने शव कब्जे में लिया, मगर यहां भी माइन संचालक को बचाने की कोशिश होती रही। राजस्थान पुलिस ने पलामू में की कार्रवाई, साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार, खातों में 1 करोड़ का लेन देन। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में पलामू जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों की पहचान कुमार गौरव और ओम प्रकाश यादव के रूप में की गई है। मामला अलवर जिले का है, जहां MP किसान ऐप की APK फाइल डाउनलोड कराकर एक व्यक्ति से 95,000 रुपए की ठगी की गई। जांच में खुलासा हुआ कि ठगी के पैसे आरोपियों के बैंक खातों में ट्रांसफर हुए थे। पुलिस की पड़ताल में इनके खातों से साइबर अपराध से जुड़े करीब 1 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि खाते उपलब्ध कराने के एवज में उन्हें हर महीने 5,000 रुपए किराया और ट्रांजैक्शन का 25% हिस्सा मिलता था। दोनों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने किसके कहने पर खाते खोले थे। मेदिनीनगर शहर थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि राजस्थान पुलिस दोनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर अलवर ले गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। इटकी के TB अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नर्स के तबादले से नहीं मिला सही इलाज, 2 मरीजों की मौत। इटकी से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ यक्ष्मा आरोग्यशाला के इंटर वार्ड में भर्ती मरीजों का समय पर उपचार नहीं होने से 24 घंटे के अंदर 2 मरीजों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोग्यशाला में सिर्फ एक ही नर्स कंचन माला थी और उसका भी तबादला 31 जुलाई को कर दिया गया। 12 अगस्त तक तो नर्स अस्पताल में ड्यूटी करती रही, लेकिन 13 अगस्त को खुद को वहां से मुक्त कर लिया। देखरेख के अभाव में 2 इलाज मरीज बीते शनिवार को अजय नायक और सोमवार की सुबह विलियम उराव की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 5 दिनों से आरोग्यशाला में नर्स नहीं होने से मरीजों को ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही थी। कर्मियों ने बताया कि गाड़ी होटवार रांची निवासी अजय नायक को 30 जून को इंटर वार्ड में भर्ती कराया गया था। शनिवार की रात उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और रविवार की सुबह 6 बजे उसने दम तोड़ दिया। वहीं गुमला के विलियम को 7 जुलाई को ही भर्ती किया गया था। बता दें कि भर्ती TB मरीजों को समय समय पर दवा देना, ब्लड जांच, छाती का एक्सरे, यूरिन, फीवर जांच सहित कई ऐसी महत्वपूर्ण उपचार किए जाते हैं। वहीं रात में मरीजों के लिए विशेष निगरानी की भी जरूरत होती है, लेकिन आरोग्यशाला में मरीजों को देखभाल करने वाला कोई नहीं था। CUJ के कार्यकारी अभियंता पंकज आनंद बर्खास्त, महिला इंजीनियर से छेड़छाड़ का आरोप साबित। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी अभियंता कुमार पंकज आनंद को महिला सहकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार और जातिगत टिप्पणी के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया है। महिला जूनियर इंजीनियर ने 13 सितंबर 2024 को आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आनंद ने उनके चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जाति सूचक अपमान और शारीरिक दुर्व्यवहार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया, गालियां दी गई और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें आरोपों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में पंकज आनंद को दोषी ठहराया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसी के आधार पर 21 सितंबर 2024 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब इस मामले में अंतिम कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह को मिली बेल। रांची सिविल कोर्ट ने कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह को जमानत दे दी है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 5 की कोर्ट ने बिट्टू सिंह को बेल दी है। बिट्टू की ओर से अधिवक्ता सुनील पांडे और जेनी विभा ने बहस की। रांची पुलिस ने बिट्टू सिंह को 13 जून को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 राइफल, 23 जिंदा गोलियां, कार समेत कई अन्य सामान बरामद की गई थी। बिट्टू के साथ संदीप थापा की भी गिरफ्तारी हुई थी। वह हत्या का प्रयास, रंगदारी समेत कई मामलों में अभियुक्त है। सिविल कोर्ट ने उसे भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।